तो कैसा है बच्चा सब, ये लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं हम लोग 10वां लेक्चर 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग कंटिन्यू लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक देखते हुए आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपने ऑलमोस्ट 225 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मात्र लास्ट के 25 क्वेश्चन बचे हैं, जिसको अगर आप कर लिए तो आपका जेईई मेंस में अप्रैल में 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बकवास नहीं करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पॉज करके रीड कर लीजिएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कौन सी क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी दिया हुआ है। बोल रहा है मेजरेबल नहीं। वैसे तो हम डायरेक्ट मार सकते हैं, पता रहता है मेजरेबल नहीं है, बट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट, आप जानते हैं कि दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो करंट आता था उस करंट को क्या कहते थे? डिस्प्लेसमेंट करंट कहते थे। दो टाइप की करंट होती है, एक होती है कंडक्शन करंट, एक होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट जो नॉर्मल वायर में फ्लो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है, जो फ्लक्स के चेंज के कारण आता है। ठीक है, वो तो हम मेजर करते थे, जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में रहता था, बिना कंडक्टर की वजह से आ जाता था। जो एक एक्सपेरिमेंट किया था मैक्सवेल साहब ने कि भाई उस कैपेसिटर प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड दिखी थी, तो बोला मैग्नेटिक फील्ड तो करंट जनरेट करता है, तो एम्पेयर्स लॉ का करेक्शन हुआ था, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, तो आई डी तो निकालते थे एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेजरेबल है, पता है मेरे को। रेजिस्टेंस, कौन नहीं जानता कि रेजिस्टेंस मेजरेबल नहीं है। 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, V इक्वल टू आई आर में आर कांस्टेंट रहता था। 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम, जो भी वैल्यू रहती थी वो मेजरेबल थी, इसलिए रेजिस्टेंस भी मेजरेबल है। वोल्टेज डिफरेंस, अब याद कीजिए कि जो ओम्स लॉ था, क्या V इक्वल टू आई आर था कि डेल्टा V इक्वल टू आई आर था? बचपन सब 10वीं क्लास का होता है, उसको मालूम होता है V इक्वल टू आई आर। हम लोगों को पता होता है डेल्टा V इक्वल टू आई आर, चेंज इन पोटेंशियल विल प्रोड्यूस करंट। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट आएगा कहां से? इसलिए चेंज इन पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं। अब इस चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल ये भी मेजर कर सकते हैं। ये मेजर ऑफ कोर्स लास्ट वही बचा, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन क्या करेंगे कि आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वी कांट डिफाइन। कैसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं? तो एक बहुत बच्चा सा हम एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे कि मान लीजिए कि एक टॉल बिल्डिंग है, उसके छत पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के हाथ में एक मग है, उस मग को उसने रख दिया अपनी रेलिंग पर। रेलिंग का हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, ग्राउंड से उस रेलिंग का हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, ये तुम हो और ये हम आते हैं तुम्हारे पास, बहुत छोटे हैं, मतलब साइज बहुत छोटा है, तो हम बोलते हैं, कॉल करते हैं तुमको और तुमसे पूछते हैं व्हाट इज द मान लीजिए मास ऑफ द मग 1 kg या m मान लो, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मग? तो आप बोलते हो मेरे हिसाब से इसकी हाइट 1 मीटर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh इंटू h। हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो हाइट जो है वो 100 मीटर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए mg 100। तो किसी एक बॉडी की क्या 2 एनर्जी एक साथ एक ही समय पर हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए आप या मेरे में से, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति गलत है। तो इसलिए हमने कहा कि हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करेंगे, हम क्या डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज दोनों के लिए सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा? अगर यहां पर हम रेफरेंस लेवल 0 मान लें, अगर रेफरेंस लेवल 0 मान ले हम लोग, तो आपके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 1, मेरे लिए भी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 1, क्योंकि यहां पर रेफरेंस लेवल क्या है? 0 है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। तो हम पहले ही पता रहेगा कि हमको यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। ये सारी चीज आप जानते हैं। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्यों पोटेंशियल एनर्जी पर आ रहे हैं? इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पर आ रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफाइंड होता है पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल डिफाइंड होता है पोटेंशियल एनर्जी से। तो हम चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहां पर अगर मास के टर्म में डिफाइन करेंगे तो पर यूनिट मास, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के टर्म में डिफाइन करेंगे तो पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट मास भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर यूनिट मास भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिफाइन डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई एम। ये आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि भाई बार बार हमको पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, तो हमने क्या लिया था? एक रेफरेंस लेवल लिया था जहां पर 0 माना था। जहां पर आपने रेफरेंस लेवल लेके पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना, वहीं पर पोटेंशियल भी आपने 0 माना।
अब कोई व्यक्ति यहां पर 0 मान सकता है, कोई व्यक्ति यहां 0 मान सकता है, कोई व्यक्ति यहां 0 मान सकता है। ये प्योरली आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए हम ये तो डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर पोटेंशियल हमको डिफाइन करना है तो हमको एक रेफरेंस लेवल लेना होगा जहां पर हमको पोटेंशियल को 0 मानना पड़ेगा, इसलिए हम पोटेंशियल डिफाइन कर पाएंगे। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाएगा। आपके लिए अलग जगह रेफरेंस लेवल 0 होगा, मेरे लिए अलग जगह रेफरेंस लेवल 0 होगा, उनके लिए अलग जगह रेफरेंस लेवल 0 होगा। ठीक है, बढ़िया। तो इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं कर पाते हैं। समझ में आया होगा आपको? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लीजिए। मीन फ्री पाथ का सवाल है। फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ का। फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा इज इक्वल टू के बी इंटू टी डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये जानते हैं 2-3 एजम्पशन लेकर के उसके बाद हमने मीन फ्री पाथ निकाला था, जो कॉलिजन वगैरह लेकर के निकाला था। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यही होता है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, √2 और पाई तो कांस्टेंट है, डी डायमीटर है और पी प्रेशर है। सारी डेटा गिवन है। बस याद रखिए टेम्परेचर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। फिर 41 डिग्री सेल्सियस मतलब 41 + 2 73, 3 1 4 7 4 11 के 1 हाथ में रहा 1 2 1 3 314 केल्विन। अब बाकी सिर्फ वैल्यू पुटिंग है और आंसर गेटिंग है। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये मीन फ्री पाथ है। आपने पढ़ा भी होगा, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये पता है आपको। तो अगर मीन फ्री पाथ हम निकालेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर कितना आया? 314 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर। डी मीटर में दिया हुआ है, मीटर ही में दिया है ना, डी मीटर में दिया हुआ 5 × 10⁻10। तो डी स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10⁻⁻20 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। पी कितना दिया हुआ? 1.38 इंटू नहीं 1.38 इंटू 10⁻5 1.38 इंटू 10⁻5। अब देखते हैं कौन कौन कटता है। पॉइंट हटाया, यहाँ चला गया 100, 314 कट गया, 1.38 कट गया, और कुछ कट रहा है 20 21 22, तो यहाँ हो जाएगा -1। मतलब √1/25 √2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻5, 5 ऊपर जाएगा -5, मतलब 1/25 √2 इंटू 10⁻⁻6। हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड दे देते हैं। तो 25 चौके 100, क्या लिख सकते हैं? 4/√2 इंटू 10⁻⁻8। इसको लिख सकते हैं 2√2 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। 2√2 इंटू 10⁻⁻8। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, बेसिक सा सवाल था केटीजी का। क्वेश्चन नंबर 3 एरर कैलकुलेशन का सवाल है। रीड कर लीजिए। आज आप पॉज करके रीड कर लेना। बोल रहा T = 2π√k/m। अब तुम 2 = 2π√m/k मत करने लग जाना। वो अपना फॉर्मूला दिया है, 2π√k/m दिया हुआ है आपको। ठीक है, मास दिया हुआ है 10 ग्राम। चेंज इन मास मतलब जो मास में एरर है वो 10 मिलीग्राम है। 10 मिलीग्राम कहने का मतलब हो गया 10 × 10⁻³ विच इज 10⁻⁻2 ग्राम। बोल रहा है फॉर 50 सेकेंड ऑसिलेशन टाइम लग रहा है 60 सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड जो है, अगर टाइम पीरियड इसको T' कह दे रहे हैं, टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 60/50। कैसे हुआ 60/50? एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वॉच दे रखा है 2 सेकंड, मतलब इस 50 ऑसिलेशन में रेजोल्यूशन आया है 2 सेकंड। मतलब चेंज इन एरर इन टाइम पीरियड इज 2 सेकंड डिवाइडेड बाई 50। 50 ऑसिलेशन में 2 सेकंड का रेजोल्यूशन आया है, 2 सेकंड का एरर आया है, तो एक ऑसिलेशन में 2/50 सेकंड का एरर आएगा। ये अपने को पता चल गया T ΔT। अब यहां पर आ जाते हैं, जो बेसिक सा फंडा जानते हैं कैसे निकालते हैं एरर हम लोग। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो T² = 4π² k/m। टेकिंग log both side, what you will get? 2 ln T = ln
4 पाई स्क्वायर प्लस ln k माइनस ln m। एक स्टेप खाए हैं, ln a बाई बी, ln a माइनस ln b होता है ना, वो हमने लिख दिया है डायरेक्टली, और a स्क्वायर को पावर बाहर ले आया है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट, 2 डेल्टा t बाई t इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डेल्टा k बाई k माइनस डेल्टा m बाई m। निकालना क्या है, एरर इन डिटरमाइनिंग स्प्रिंग कांस्टेंट, यही स्प्रिंग कांस्टेंट है। सो डेल्टा के बाई के इंटू 100 निकालना है, परसेंटेज एरर कह रहा है, इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 माइनस प्लस डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। अगर माइनस आता तब भी हम प्लस करते हैं, क्योंकि एरर जो है वो हमेशा ऐड होता है, एरर ऐड होता है। ठीक, अब सारी वैल्यूज पुट कर लें। 2 इंटू डेल्टा टी कितना दे रखा है, डेल्टा टी बाई टी निकाल ही लेते हैं। डेल्टा टी बाई टी क्या है, 2 बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 60 बाई 50, 50 कट गया, 2 बाई 60, 2 बाई 60 कहने का मतलब हो गया 1 बाई 30। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 बाई 30 इंटू 100 प्लस डेल्टा एम बाई एम कितना है, डेल्टा एम है 10 पे पावर -2 और एम कितना है 10, तो 10 पे पावर -2 बाई 10 इंटू 100, ये खत्म कर देगा एक दूसरे को, यहाँ 0 0 चला गया, 20 बाई 3, 20 बाई 3 प्लस 0.1, 20 बाई 3 मतलब 3 6 18, 0.36 18, 3 6 18 प्लस 0.1 मतलब 6.76%। वाह, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट। बहुत आसान था, इस टाइप का रेजोल्यूशन टाइप का क्वेश्चन ना पहले भी जेईई मेंस कई बार पूछ चुकी है, तो इसको बढ़िया समझिएगा कि ये रेजोल्यूशन ऑफ वॉच का मतलब क्या हो। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, रीड कर लीजिए। ठीक है, एक एक करके हम ऑप्शन रीड करेंगे और सॉल्यूशन बताएंगे। उससे पहले हम, क्योंकि ऑप्शन रीड कर चुके हैं, तो हम आपको पूरे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करके दिखलाते हैं कि फिर आप सोचेंगे कैसे। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट हो गया, सिलेंड्रिकल हॉलो नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, सॉलिड चुपचाप से मान लेना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, आई यूनिफॉर्म है क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक ठाक है, बड़ा है। ठीक, अब हमको बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो यहां दो केस होता है। पहला केस होता है केस 1, सेंटर से स्टार्ट करते हैं, मिडिल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जब आर आपका लेस देन आर होता है। आर कौन सा आर है, एक कैपिटल आर है और स्मॉल आर सेंटर से दूरी है। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसमें लगाते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई इनक्लोज्ड। ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, डी एल में लेंथ है जिसके अक्रॉस आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई इंक्लोज्ड उसके एल के अंदर जो करंट है वो है, और ये लाइन इंटीग्रल है। तो हम यहाँ लगाते हैं, डायरेक्ट हम लगाते हैं, एक आर लेंथ ले लेते हैं, एम्पेयर्स लूप ले लेते हैं, इसके अंदर अगर लगाएं तो हम लिखेंगे बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई कितना मान लेते हैं कि जे करंट डेंसिटी है, जे करंट डेंसिटी है, जे करंट डेंसिटी इंटू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से आर आर चला गया, पाई पाई चला गया, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट जे आर बाई 2। दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, कब, जब आर लेस देन आर है तब। अगर दूसरा केस हम बना लें और बोले जब आर बड़ा है आर से, इस केस में ये जो चार्ज, ये जो करंट कैरिंग सिलेंडर है, इट विल एक्ट लाइक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर की तरह एक्ट करने लगता है। वैसे हम निकाल लेते हैं, एक दूरी ले लिया हमने, एक आर ले लिया, यहाँ पर फिर एक एम्पेयर्स लूप लगाया, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई जे इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे लेकिन हम निकाल दे रहे हैं। पाई पाई चला गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई 2 आर। म्यू नॉट जे आर 2 कॉन्स्टेंट है, सिर्फ स्मॉल आर वेरिएबल है, स्मॉल आर सेंटर से दूरी है, कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है। दिस इंप्लाइज कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r।
अगर R बड़ा है R से तब। अब सारी चीजें देखना स्टार्ट करेंगे। एक और चीज हम लोग पकड़ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है, क्लोज्ड लूप में। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा रेडियल वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रेडियल वेक्टर होता है, रेडियली आउटवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बाहर और अंदर। ये ऐसे सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करेगा। बढ़िया। चाहे एक वायर ले लीजिए, यहां पर भी ऐसे एग्जिस्ट करेगा, यहां भी ऐसे ही, यहां भी ऐसे ही, यहां भी ऐसे ही, यहां भी ऐसे ही। बड़ा नहीं करने, सेम साइज कर लेते हैं अगर सेम रेडियस पे ले रहे हैं तो। अब आइए ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है मैक्सिमम एट ईदर एंड ऑफ द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द मिड पॉइंट। ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे इससे नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, वो रेडियल नहीं है कि भाई यहां पर कुछ और मतलब अगर लेंथ के, अगर ये वायर है मेरा तो इस वायर के यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, यहां पर अगर एक पूरा लाइन ले लिए तो पूरी जगह क्या होगा? सेम होगा। इसलिए ये क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा इनकरेक्ट है। बी मैक्सिमम एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। मैक्सिमम एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, एक्सिस ऑफ द कंडक्टर ये कहलाएगा, ये है एक्सिस, जहां पर R 0 है, ये मेरा एक्सिस। अगर R बराबर 0 पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो 0 आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है? 0। गलत है वो भी। मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे अगर कैपिटल R पुट कर देंगे तो म्यू नॉट J R कैपिटल R/2। अरे पहले ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड 0 आया है, कहां पर? सेंटर पर। तो अगर मिनिमम होना चाहिए तो उसको 0 आना चाहिए था, तो सरफेस पर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट J कैपिटल R/2। चाहे इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, म्यू नॉट J R कट जाएगा, कैपिटल R/2। तो इसलिए ये भी मेरा मिनिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर गलत है। मिनिमम एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, हाँ, अगर एक्सिस ऑफ द कंडक्टर पे जाए तो R का मान क्या पुट करना पड़ेगा? 0, और वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम कहां पर है? एक्सिस ऑफ द कंडक्टर पर। सेम एट ऑल द पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, नहीं क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन कह रहा है। ये कहां? हर एक पॉइंट पे सेम है, हर पॉइंट पे अलग अलग है। देखो R R R R R R R अलग अलग है। हाँ, यहां की दूरी R और ये दूरी R सेम है, तो पता ही है कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, ठीक है। तो ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो गया? सिर्फ मेरा एक ही सही रहा, वो रहा D, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट। ये डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते थे क्योंकि याद रहता है सबको, लेकिन हम आपको सिर्फ प्रूफ करके एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर समझाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेव्स के स्पीड का सवाल है, रीड कर लीजिए, पॉज करके रीड कर लीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसका स्पीड दिया हुआ 400 मीटर पर सेकंड। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है किसी मेटेलिक बार में वो जा रहा है, उसका स्पीड दिया हुआ 400 मीटर पर सेकंड। डेंसिटी इंक्रीज करा दिया गया 0.5% से, यंग मॉडुलस इंक्रीज करा दिया गया 1% से। तो अब वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा? आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव इन एनी सॉलिड इज अंडर रूट वाई बाई रो, अंडर रूट बीटा बाई रो इन एयर, अंडर रूट वाई बाई रो इन एनी सॉलिड। गैस में अंडर रूट बीटा बाई रो और सॉलिड में अंडर रूट वाई बाई रो। बढ़िया 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 बढ़िया। सर हम क्या करते हैं ना कि y हमको दिया हुआ है कि यहाँ पहले मान लेते हैं कि y होगा और रो होगा, तो अंडर रूट वाई बाई रो को हम ले लेंगे क्या? 400। उसके बाद यहाँ रो जो है वो हो गया 0.5% से बढ़ गया, मतलब रो प्लस रो इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ये इतना हो गया। और y जो है वो ये 1% से बढ़ गया, तो y प्लस वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और अब हम इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यूज निकाल लेंगे। इसकी अगर वैल्यू रो डैश और वाई डैश कर देते हैं, इसकी अगर इसको बेटा ना, अगर इसकी वैल्यू हम निकाल लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 100.5 रो बाई 100, और ये हो जाएगा 101 रो बाई 100। अब हम वेलोसिटी ऑफ वेव लिखेंगे, वो हो जाएगा अंडर रूट रो डैश वाई डैश बाई रो डैश, वाई डैश बाई रो डैश। देखो ना कितना गंदा आने वाला है। अंडर रूट वाई डैश कितना हो जाएगा सर? 101 वाई बाई 100 इंटू 100.5 रो बाई 100, 100 कट गया सर, ये हो गया 1010 बाई 1005 का रूट इंटू अंडर रूट वाई बाई रो। और वाई बाई रो हमको पता है कि 400 है, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या लिख देंगे? 400, और 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका वैल्यू निकालने में हालत खराब हो जाएगा। ये सबसे एक्यूरेट प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अब इसका वैल्यू आप निकाल पाइएगा। सोचिए
बाद फिर डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद फिर करें कुछ, और वैल्यू भी वैसे ही, ऑप्शन में वैसे ही दिया हुआ है 399, 401, 402 ऐसा करके वैल्यू दिया हुआ है, 399, 398, 401, 402, तो थोड़ा सा भी निकालना टफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो एक बुद्धि लगाते हैं। कौन सी बुद्धि लगाएंगे? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बुद्धि है, उसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाना। देखो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कि भाई स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट वाई बाई रूट। Now when you square both side, what you will get, v square is equal to y by rho. You can square or you cannot square, doesn't matter, just take the log, don't square it, take the log both side. What you will get, ln v is equal to 1 by 2 multiplied by ln y minus ln rho। ठीक है, 2 इधर चला जाएगा, 2 ln v differentiated both side, you will get 2 delta v by v is equal to delta y by y minus delta rho by rho। ठीक, हम एरर नहीं निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं v स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर एरर निकालते हैं तो यहां पर हम प्लस कर देते हैं, यहाँ क्या कर, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है, हम एरर नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, कितना स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा इसके साथ। अब खुद सोचो कि स्पीड अंडर रूट वाई बाई रो है, अगर रो बढ़ा है तो स्पीड को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज हुआ है ना दोनों, तो स्पीड को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस सही तो आया है, अगर एरर निकालते ना तब क्या कर देते, इसको प्लस कर देते, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। यहां ये इंक्रीज किया है, इंक्रीज करने से ये घटेगा, v घटेगा, इसलिए यहां पर माइनस जो है वो माइनस ही रह जाएगा। अब इंटू 100 अगर कर दे तो ये परसेंटेज हो जाएगा, इंटू 100 कर दे तो परसेंटेज हो जाएगा, और इंटू 100 कर दे तो परसेंटेज हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम इंक्रीमेंट, और देखते हैं इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, डेल्टा v बाई वी इंटू 100, प्लस आया तो इंक्रीमेंट और माइनस आया तो डिक्रीमेंट। ये परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। हमको दिया हुआ कितना, 1% माइनस ये दिया हुआ 0.5%। अरे ये तो इंक्रीमेंट है 0.5% का, 0.5% का इंक्रीमेंट है, मतलब स्पीड, और 2 इधर भी है, तो डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.25%। अच्छा, 0.25% स्पीड बढ़ गया। लॉजिकली भी था कि यंग मॉडुलस ज्यादा बढ़ी थी और रो कम बढ़ा था, इसलिए नीचे में कम बढ़ेगा और ऊपर में ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो क्या होना चाहिए, स्पीड को बढ़ना चाहिए, तो 0.25% बढ़ गया। पहले कितना है 400 और अब कितना हो गया, 400 का 25% बढ़ गया है, 25/100, 0 0 0 0, 25/100 गया, 0.25/100, तो पॉइंट हटाया इंटू 100, तो 400 प्लस 25 चौका 100 बटा 100, 0 0 0 0 1 बच गया, 401 स्पीड हो जाएगा 401 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। ठीक है, इसे देखा कितना आसान से हो गया। बस इसको माइनस को प्लस मत कर लेना, एरर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कैलकुलेट कर रहे हैं कि इन सब के चेंज होने की वजह से, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने की वजह से स्पीड का कितना इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रीड कर लीजिए पॉज करके। एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो हम जानते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर क्या होता है, फ्लिप कर जाता है, 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। देन विच विल नॉट चेंज साइन, कौन सा इन चारों में से साइन नहीं चेंज करेगा, कौन कौन है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो पहले देखते हैं वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी होता है dr बाई dt। dr बाई dt करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर dr बाई dt इज नॉट इक्वल टू माइनस dr बाई dt विथ साइन, इसलिए क्योंकि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, तो ये तो बेचारा फ्लिप कर जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है d2r बाई dt2। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए चाहे 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, कॉस और साइन का फंक्शन नहीं है कि साइन भी चेंज हो जाएगा। कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए अगर 2 बार भी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इट विल नॉट इक्वल टू माइनस d2r बाई dt2 इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन।
कैसे आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, फालतू का कैलकुलेशन होगा खाली। एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के कैप, डी टी के कैप। फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यही आएगा d2 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 और d2 d2 आ जाएगा, dt2 सॉरी dt2 यही आ जाएगा। माइनस से कीजिएगा तो माइनस 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 आएगा, तो दोनों में क्या हो गया, साइन अलग अलग हो गया, इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारा गलत है, एक्सेलरेशन में साइन अपना बदल देगा। लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम जो होता है लीनियर मोमेंटम p से लिखते हैं उसको, p क्या होता है m इंटू वी, मास तो स्केलर क्वांटिटी, तो क्योंकि वेलोसिटी फ्लिप कर जा रहा है, अपना डायरेक्शन को बदल दे रहा है, तो लीनियर मोमेंटम भी डायरेक्शन को बदल देगा, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है और वह सिर्फ पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो चार्ज की तरह नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए ये भी फ्लिप नहीं करेगा। तो बचा एक ही एंगुलर मोमेंटम, देख लेते हैं वो कैसे फ्लिप कर जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। अगर आपने पहले आर और पी लिख दिया प्लस प्लस तो ये तो ठीक है, दूसरी बात में आप आर को माइनस आर कर दिया तो पी भी क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। अब जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को, वैल्यूज जो भी आए ये माइनस और माइनस मिलकर के क्या दे देगा, फिर से प्लस आर क्रॉस पी दे देगा ना, तो इसका डायरेक्शन फ्लिप नहीं करेगा, इसलिए मेरा एंगुलर मोमेंटम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एनएलएम का सवाल है। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, रीड कर लो आराम से पॉज करके। देखो फ्रिक्शनलेस है, ये वेज है, वेज इधर मूव कर रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, ब्लॉक स्लाइड करेगा, स्लाइड करते करते यहाँ जब पहुंच जाएगा नीचे में, तो जाहिर सी बात आगे पहुंचेगा, कुछ यहाँ पर पहुंचेगा, जहाँ पहुंच जाएगा नीचे में लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे, तो कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। आसान क्या होगा, प्लेन पर बैठ जाए, इंक्लाइन प्लेन पर बैठ जाए और बैठ करके सवाल करें। इंक्लाइन प्लेन पर अगर बैठ जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा कि इधर फोर्स लग रहा है एम ए, स्यूडो फोर्स, जिधर एक्सेलरेशन मेरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देंगे मेरे एक्सेलरेशन के एतबार से, और एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर नीचे लग रहा है जो है एम जी, ठीक। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगी वो नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, वो बैलेंस हो जाएगा, इस डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वही हमको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो एम जी ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी एम ए नॉट कॉस थीटा। मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की अगर बात करें तो ए हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा। ये समझ में आया कैसे, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा, बाई एम कर देंगे तो जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये एल है तो ये वाला हाइपोटेनियस ट्रैवल करेगा। ये हाइपोटेनियस कहने का मतलब हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू एल बाई कॉस थीटा। यही डिस्टेंस मेरा या डिस्प्लेसमेंट मेरा ट्रैवल होगा जब हम बैठे रहेंगे इंक्लाइन प्लेन पर, देखेंगे तब, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, हम बैठे रहेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ऐसे जाता वो मोशन तो खत्म हो जाएगा ना, वो सिर्फ हमको ऐसे गिरता हुआ दिखेगा। बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, जब हम इंक्लाइन प्लेन पर बैठे हैं तब, तो हम लगा सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम लगा सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है, l बाई कॉस थीटा, यू टी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ a कितना है, g साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहां से t का मेरा मान आ गया अंडर रूट 2l बाई जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बट द प्रॉब्लम इज कि आंसर इसके टर्म में नहीं दिया हुआ है, आंसर थीटा उटा को चेंज करके दिया हुआ, मतलब वो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री भी जानना चाह रहा है, इसलिए हड़बड़ाना मत, आंसर मैच नहीं किया तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड दे देना, हड़बड़ाना नहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 4l बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा माइनस ए नॉट 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइड में लिखना कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख सकता है कोसाइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो आप कह सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तुम लोगों को तो याद रहता है, ये हम निकाल करके दिखलाए हैं, लेकिन आप लोग को ये याद रहना चाहिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब मैच कर ले ऑप्शन, ऑप्शन मैच कर ले,
क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, √4l/g sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा माइनस a0 1 + cos 2 थीटा। ये ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। 12 वाला मत मार देना, ठीक, सही। क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन पूछ रहा है। जे कैप में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लेते हैं पहले करते क्या। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का अगर इक्वेशन चाहिए तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या होता है, E = BC, सब जानता है। तो E कितना है आपका, E0 बोल रहे हैं, E0 B0 × C, मैक्सिमम E की बात कर रहे हैं, ठीक है। RMS भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, √2 तो कट ही जाता है। E0 कितना हो गया 52, B0 कितना हो गया पता नहीं, C कितना है 3 × 10⁸, 3 एकम 3, 3 × 24, लिख सकते हैं B0 = 1.8 × 10⁻⁻7। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया मेरा, लेकिन सिर्फ दो ऑप्शन छाटना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आंसर लाना और जल्दी। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपना। जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई डायरेक्शन में, और इसके साइन के अंदर वाले को देखते हैं तो आपको दिखता है kz - ω_t, kz - ω_t। ये क्या कहलाता है कि z का कोफिशिएंट और t का कोफिशिएंट दोनों का साइन अपोजिट है। अपोजिट का मतलब प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर सेम तो माइनस डायरेक्शन में, प्लस तो ये अपोजिट, अगर सेम तो माइनस डायरेक्शन में, अगर अपोजिट तो प्लस डायरेक्शन में। प्लस कौन, z डायरेक्शन में, प्लस के कैप की तरफ, बाहर की तरफ। तो हम बाहर की तरफ को डॉट दे करके ऐसे दिखला दे रहे हैं, या हम ऐसे बाहर ऐसे दिखला भी सकते हैं। ये x है, ये x। अभी पता नहीं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब जो ये वेव का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन है, वेव का, z कैप प्लस z कैप या प्लस k कैप, ठीक, बहुत बढ़िया। इससे पता चल गया मेरे को वेव का डायरेक्शन। अब क्या करना पड़ेगा भाई, जो वेव का डायरेक्शन होता है ना वो तो E × B होता है। अच्छा, E × B होता है, तो अगर B को कहां होना पड़ेगा, या तो +x या फिर -x में। अगर +x में होगा तो E × B अंदर आएगा, -z आएगा, और -x होगा तो E × B बाहर आएगा, +z आएगा। तो ओ वेव किधर है, +z में। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, -x में होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं B = B0 - B0, 1 - 1.8 × 10⁻⁷ साइन, क्या लिखा हुआ है, kz - ω_t, kz - ω_t I कैप, डन। -1.8 × 10⁻⁷ साइन kz - ω_t I कैप, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट। कितना आसान। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 9, आराम से रीड कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। बोल रहा है ये सर्किट मेरा ये किस फंक्शन को फॉलो करेगा, द गिवन सर्किट विल फंक्शन एज, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। एक छूट गया, यहां पर क्या दिया हुआ है, VDC 5 वोल्ट, ये दिया हुआ है VDC 5 वोल्ट, ठीक। इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल क्या करेंगे, ये A रखेंगे, यहां B रखेंगे और यहां C रखेंगे, ठीक। A 0 0 1 1 और 0 1 0 1, एक एक करके चेक करेंगे। अगर डायोड दोनों में से कोई भी डायोड ऑन रहा कहने का मतलब अगर ये भी ऑन रहा और ये भी ऑन रहा तो करंट इधर चला जाएगा, करंट इधर नहीं जाएगा, इधर चला। अगर ये भी ये ऑन नहीं रहा, ये ऑन रहा तो इधर ना जाकर पूरा करंट इधर चला जाएगा, ठीक। इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा अगर ऑन है तब। ऑन कहने का मतलब ये हायर टर्मिनल होना चाहिए और ये लोअर टर्मिनल होना चाहिए। हायर टर्मिनल 1 कह दे रहे हैं और लोअर टर्मिनल 0 कह दे रहे हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक भी ऑन रहा तो करंट इधर चला जाएगा। D1 ऑन रहा तब भी करंट इधर चला जाएगा, D2 ऑन रहा तब भी करंट इधर चला जाएगा, अगर दोनों ऑन रहा तब भी करंट इधर चला जाएगा, अगर दोनों ऑफ रहा तब करंट मेरा इधर जाएगा। तो अगर A0 और B0 है, A0 B0 है, मतलब ये हाइयर है, ये हाइयर है, ये 1 और ये 1 है, तो ये हाइयर और ये लोअर, तो करंट इधर चला जाएगा, इधर कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब आउटपुट क्या हो गया 0, ठीक है। अगर A0 है और B1 है, A0 है तो ये क्या हो गया आपका हाइयर हो गया, इधर वाला इधर लोअर हो गया, करंट इधर चला जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन इधर भी कोई करंट नहीं जाएगा,
ठीक, क्योंकि ये B क्या है 1 है, ये हाइयर है, ये लोअर है, तो ये रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, मतलब आउटपुट क्या हो जाना चाहिए 0। अब अगर मेरा दूसरा केस 1 0, वही उल्टा हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया मतलब ये रिवर्स बायसिंग हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, जो करंट आएगी वो इधर चली जाएगी, इधर कोई करंट नहीं जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगा 0। लास्ट 1 1, ये अगर A1 और B1 हो गया तो ये 0, ये रिवर्स बायसिंग, ये भी रिवर्स बायसिंग हो गया, दोनों रिवर्स बायसिंग, तो करंट इधर जाएगा नहीं, करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब हमको ऑन स्टेट मिलेगा इधर में, डायोड तो ऑन दिखेगा इसमें, इसमें डायोड ऑन दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा ऑफ। और अगर 1 1 हो गया तो डायोड दोनों ऑफ हो जाएगा, C क्या हो जाएगा ऑन, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब देखते हैं ये लॉजिक गेट, ये क्या नाम है, ट्रुथ टेबल किस लॉजिक गेट को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, अरे ये तो एंड गेट है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, एंड गेट मेरा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, पॉज करके रीड कर लेना। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स है कुछ, उसको बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 ए क्या कह रहा है, effective capacitance of a series combination of capacitor is always smaller than the smallest capacitance of the capacitor in the combination। मान लेते हैं दो कैपेसिटर है C1 और C2, इन दोनों को अगर हम सीरीज में कंबाइन, सीरीज में बोल रहा है कि पैरेलल में बोल रहा है, सीरीज में कंबाइन करेंगे तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। हम मान ले रहे हैं C1 जो है वो स्मॉल है और C2 जो है वो बड़ा है, तो क्या कह रहा है कि C इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन C1, ये कह रहा है ना, C the smallest capacitance of the capacitor in the combination, हाँ C equivalent is smaller than C1। तो भाई देख लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। C1 छोटा है और C2 को हमने मान लिया बड़ा है। अब ये C2 बाई C1 प्लस C2 जब करेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। अब जाहिर सी बात है ना, ऊपर में कोई एक नंबर है और डिवाइडेड बाई नीचे में वो नंबर प्लस कुछ वैल्यू, तो लेस देन 1 आएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म जो है, अगर किसी भी नंबर को छोटे एक लेस देन 1 नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, एक से लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन दिस नंबर C1 हो जाएगी। तो बात सही है, C इक्विवेलेंट लेस देन C1, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, when a dielectric medium is placed between the charged plate of a capacitor, the displacement of charge cannot occur due to insulation property of dielectric। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस Q है और ये माइनस Q है और एक डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया है बीच में, तो क्या चार्ज नहीं जाएगा प्लस Q से माइनस Q या माइनस Q से प्लस Q, डिपेंड करेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर मान रहे हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्लस Q से माइनस Q मानते हैं। ये जाएगा भाई, कैसे, ये इसलिए जाएगा क्योंकि यहां पर देखिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट जो होता है वो है। डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड विनआउट डाइलेक्ट्रिक के थी, तो डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो गई, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज ई हम मान ले रहे हैं, ई नेट, ठीक है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगी, चार्ज क्या करेगी, फ्लो करेगी, कम फ्लो करे ज्यादा फ्लो करे वो अलग सी बात है, लेकिन चार्ज फ्लो करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो बोल रहा है वो इनकरेक्ट है, कैन नॉट अकर, होगा भाई अकर होगा, तो बी इनकरेक्ट। सी चेक कर लेते हैं, increasing the area of capacitor plate decreasing the thickness of dielectric is an alternate method to increase the capacitance। सी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो पहला सही है कि अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरा बोल रहा है कि थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, तो अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो वो हो जाता है इप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाता है। मतलब C इक्विवेलेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, थिकनेस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, थिकनेस है। मतलब कि अगर हम थिकनेस को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा।
डिक्रीजिंग थिकनेस, सही कह रहा है ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है सही। अगर हम थिकनेस को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं टी घटाइएगा तो नीचे वाला टर्म घटेगा तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब रेशियो होता है, रेशियो में डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया जाता है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, फॉर अ पॉइंट चार्ज कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल क्रिएटेड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक पॉइंट चार्ज के लिए यही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अगर आर दूरी पर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। और कैसा ज्योमेट्री बनेगा, के क्यू बाई आर करके ज्योमेट्री बनाइएगा तो ये एक स्फेरिकल ज्योमेट्री बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा करेक्ट है। बहुत बढ़िया, ए सी डी तीनों करेक्ट है। कौन ऑप्शन में है, ए सी डी वनली ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 अगेन स्टेटमेंट्स है, रीड कर लीजिए। बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 ए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो ये खासियत है कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा इनकरेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट रेडियली आउटवर्ड व्हेन अ चार्ज इज ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती है। तो इसलिए चार्ज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो बाहर निकल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट। तीसरा ऑप्शन में जाएंगे, क्या कह रहा है, द गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर रूल। गॉस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आप इप्सिलॉन नॉट को इधर कर देंगे तो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू ई, नहीं इप्सिलॉन नॉट को नहीं कर रहे, डीएस को इधर भेज देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई डी एस, मतलब एस एरिया इनटू इप्सिलॉन नॉट। तो ये तो वही कूलम्ब्स लॉ से ही है, कूलम्ब्स लॉ का ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बिना कूलम्ब्स लॉ के, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ का ही आएगा ना, कूलम्ब्स लॉ की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉस लॉ में यूज होता है, ये कूलम्ब्स लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स होगा वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो ये जो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r² है उसी की वजह से कूलम्ब्स लॉ, वही कूलम्ब्स लॉ है और उसी की वजह से गॉस लॉ आया है। इसलिए गॉस लॉ मेरा इनवर्स स्क्वायर फोर्स पर ही डिपेंड करेगा और बाकी इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इन अ स्टैटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। एकदम सही है। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर कहने का मतलब हो गया कि क्लोज लूप में वर्क डन 0, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ई, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर कूलम्ब्स फोर्स मस्ट टेक प्लेस इन अ प्लेन। अच्छा, कूलम्ब फोर्स की वजह से, मतलब के Q1 Q2 बाई r² की वजह से जो मोशन होगा वो किस में होगा, एक प्लेन में होगा। ऑफ कोर्स इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन 1/r² के प्रोपोर्शनल आएगा, चाहे आई कैप आए चाहे जे कैप आए, या फिर 1/r1² आई कैप प्लस 1/r2² जे कैप। ठीक, जो r होगा वो तो यही होगा ना, एक पोजीशन वेक्टर होगा। वो पोजीशन वेक्टर की वजह से जो उसका मोशन होगा वो तो एक प्लेन में ही होगा ना। जब आप एक्सेलरेशन की वजह से आप पोजीशन निकालिएगा तो पोजीशन क्या आएगा, एक प्लेन में आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ई भी मेरा करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया, ए बी सी डी ई। ए नहीं, ए नहीं, ये तो गलत है, बी सी डी ई। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट, बी सी डी ई स्टेटमेंट था। अगला देखेंगे, आइए यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। रीड कर लीजिए, पॉज करके रीड कर लीजिएगा। हमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर, सरफेस एनर्जी का यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, ईटा। ईटा का निकालना है, सिंपल स्ट्रोक्स लॉ लगा लो, स्ट्रोक्स लॉ लगा लो, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। और भी कुछ लगा के निकाल सकते हो लेकिन इससे आसान से निकल जाएगा। फोर्स का होता है MLT-2, ये तो पता ही होगा सबको, ये कांस्टेंट है।
ये क्या है, आर रेडियस है, एल ईटा लिखते हैं इंटू एल, वी स्पीड है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक एल चला गया, ईटा की वैल्यू आ गई एम एल -1 टी -1, अरे -1 कट जाएगा तो -1 बच जाएगा। ईटा की वैल्यू आ गई मेरी एम एल -1 टी -1। चेक कर लेंगे हम लोग, सब निकाल लेते हैं। वैसे हम ऑप्शन चेक करके बना सकते हैं, छाट सकते हैं अब, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब चेक करेंगे ये करके। सरफेस टेंशन टी से लिखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब एम एल टी -2 बाई एल। ये क्या हो गया, एम एल 0 टी -2। कितना आसान दिया था ये वाला बहुत आसान दिया था, एम एल 0 टी -2। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई एरिया एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा एल -1, मतलब एम एल -1 टी -2, एम एल -1 टी -2। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, अरे सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस, एम एल टी -2 वर्क डन इज एनर्जी इंटू एल, एम एल स्क्वायर टी -2। वो सरफेस सरफेस को देख करके कुछ टेंशन मत लेना, एनर्जी एनर्जी ही है, एम एल स्क्वायर टी -2। चेक कर ले, चेक कर ले, ए क्या हुआ पहला, एम एल 1 टी -2, एम एल -1 टी -1, एम एल -1 टी -1, इसका चौथा 4, और ये क्या है, एम एल 0 टी -2, एम एल 0 टी -2 इसका तीसरा 3। उसके बाद है एम एल -1 टी -2, एम एल -1 टी -2 1, उसका एक ही बचा ही, लेकिन चेक कर लेते हैं, एम एल 2 टी -2, एम एल 2 टी -2, एम एल 2 टी -2 2। तो 1 का 4, ए का 4, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3 सी का 1 डी का 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट। आराम से चेक करके मारना, नंबर दे करके जाता है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रीड कर लीजिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है। दो लेंस दिया हुआ है, कौन सा लेंस दिया हुआ है, प्लानो कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है और आपसे पूछ रहा है कि अब मैग्निफिकेशन कितना होगा। ऑब्जेक्ट को रखा है लेफ्ट साइड में -30 सेंटीमीटर, कोई नहीं। तो पहले इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f1 और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f2, और f1 f2 दोनों का अलग अलग निकालने की कोशिश करते हैं। किससे निकालेंगे हम लोग, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, वैसे पूरा लिख दे क्या, म्यू एल बाई म्यू एम -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 -1/r2। 1/f फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होगा, म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिस पर लाइट गिर रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिससे लाइट निकल रही है बाकी दूसरा सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमको यहाँ म्यू मीडियम एयर है इसलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट म्यू एल कर दे रहे हैं क्योंकि म्यू मीडियम क्या है, एयर है। पहला f1 लिखें तो 1/f1 इज इक्वल टू 1.5 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1, r1 इसका पॉजिटिव है 1/15 -1/r2, प्लेन का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ से आपका f1 1/f1 इज इक्वल टू 0.5/15, 0.5/15 पॉइंट हटाया इंटू 10, 5 दूना 10, मतलब f1 का मान आपका आ गया 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, प्लस 30 सेंटीमीटर। अब 1/f2 यूज करेंगे तो म्यू -1 1.2 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1, अब r1 ये हो जाएगा इन्फिनिटी वाला, -1/r2, 1/r2 कहने का मतलब हो गया 1/, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, कितना है, -12, समझ में आ रहा, साइन कन्वेंशन के एतबार से लेफ्ट साइड हो जाएगा ना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो नेगेटिव हो जाएगा। बढ़िया 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 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 पॉइंट आया बाई 10, 2 6 12, यहाँ से फोकल लेंथ दूसरा आ गया कितना, 60 सेंटीमीटर। नेट फोकल लेंथ जानते हैं निकालना, जब दो लेंस को लगाया जाए तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जैसा रेजिस्टर को पैरेलल में ऐड करते हैं या कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू f1 f2 बाई f1 प्लस f2, f1 कितना है 30 है, f2 कितना है 60 है, f1 प्लस x2 60 प्लस 30 90 0 0, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 दहा के 30, तो f इक्विवेलेंट इसका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर और प्लस में आया, ठीक है।
यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। v होता है लेंस में यू एफ बाई यू माइनस एफ, यू एफ बाई यू माइनस एफ या यू प्लस एफ, यू माइनस एफ होगा ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यू प्लस एफ इधर जाएगा ना, हाँ तो यू एफ बाई यू प्लस एफ, ठीक है, लेंस में माइनस होता है। तो यू एफ कितना हो गया, यू कितना है आपका, यू कितना है -30 मल्टीप्लाइड बाई एफ कितना है 20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20, नीचे -10 माइनस माइनस कट जाएगा, v का मान कितना आ जाएगा 3 दूना 6 60 सेंटीमीटर। आप समझते होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किप मारे खाली और कुछ नहीं। 60 सेंटीमीटर v आ गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसमें होता है v बाई यू, मिरर में -v बाई यू और इस लेंस में v बाई यू। v कितना आया है 60, u कितना है -30, 0 ने 0 को मारा, 3 दूना 6, मैग्निफिकेशन आ गया -2। ओके, आंसर -2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट। आराम से सबर से मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का सवाल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, न्यूक्लियस का। आप रीड कर लो एक बार, पॉज करके रीड कर लेना। देखो क्या कह रहा है। एक न्यूक्लियस है अल्फा जिसका रेडियस है आर अल्फा, मास नंबर है अल्फा। एक न्यूक्लियस है बीटा जिसका रेडियस है आर बीटा, मास नंबर है बीटा। बीटा दिया हुआ 8 अल्फा के बराबर, बोल रहा है 8 अल्फा के बराबर आर अल्फा बाई आर बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत छोटा सा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर नॉट ए पे पावर 1/3, जहां आर नॉट कॉन्स्टेंट है और ए एटॉमिक मास है। दोनों का निकाल लेते हैं। सर आर अल्फा जो होगा ना वो आर नॉट अल्फा पे पावर 1/3 और आर बीटा जो होगा ना वो होगा आर नॉट बीटा पे पावर 1/3। क्यों? क्योंकि बीटा मास नंबर है बीटा का और अल्फा मास नंबर है अल्फा न्यूक्लियस का। तो क्या बोल रहा है, आर अल्फा बाई आर बीटा, आर अल्फा बाई आर बीटा जो होगा आपका वो अल्फा पे पावर 1/3 बाई बीटा पे पावर 1/3। सर आपको दे रखा है बीटा इज इक्वल टू 8 अल्फा, तो क्यों ना पुट कर दिया जाए 8 अल्फा, अल्फा पे पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 8 अल्फा पे पावर 1/3। तो अल्फा पे पावर 1/3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 पे पावर 1/3 विच इज 1/2 विच इज 0.5। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। इतना जल्दी नंबर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 15 काइनेमेटिक्स का सवाल है, रीड कर लो क्या कह रहा है, पॉज करके रीड कर लेना। सब दिया हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम 0 t = 0, सारे स्टेटमेंट्स को हमको चेक करना है। तो पहला स्टेटमेंट लेंगे और चेक करना स्टार्ट करेंगे। अ पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑरिजिन 0.866 यूनिट लेटर। देख लेते हैं कितने देर के बाद आएगा वो वापस ओरिजिन पे। वापस ओरिजिन पे आने का कहने का मतलब है कि x ऑफ t, 0, t क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। x ऑफ t क्या होना चाहिए, 0। ऑप्शन नंबर ए हम चेक कर रहा है, ए जो करेक्ट होगा उसको सही कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 4t³ - 3t इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लेंगे तो 4t² - 3 इज इक्वल टू 0। ये एक समय 0 पर आएगा और एक समय आएगा जब √3/4 होगा, √3/4 होगा, सही तो कह रहे T2। तो T1 0 तो वो दे रखा है, T2 निकालना पड़ेगा अपने को। T2 अगर निकाल लें तो √3/2 विच इज 1.732/2 विच इज 0.8, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12। बहुत सही, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। नंबर 2, द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ऑरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट कहने का मतलब हुआ, ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर रहे हैं। टर्निंग पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि dx/dt क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी तो वो टर्न करेगा। कोई भी आदमी दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद टर्न करेगा तो इसका मतलब वहां पर स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 0। तो डिफरेंशिएट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वेलोसिटी हो जाएगी ना, ये 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 12t² - 3 इज इक्वल टू 0। So t² is equal to 3/12, 3 4s are 12. This implies t is equal to 1/2 which is 0.5। ये 0.5 सेकंड के बाद वो क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, बोल रहा है द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इतना पर 1/2 पर वो कितना यूनिट है, तो x at 1/2 अगर निकाल लें, t की जगह 1/2 पुट कर दें तो पता चलेगा कि इस समय वो कहां पर है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और वो पलटी मारेगा। 1/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 1/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, -3 × 1/2।
तो ये 4 दूना 8, 3/2, मतलब 1/2 - 3/2 -1। क्या कह रहा है? द पार्टिकल 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। हाँ, -1 हो चाहे 1 हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो बी भी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, 1 यूनिट अवे। ये 0.5 देख करके छोड़ मत देना, ये इतने टाइम के बाद वो पलटेगा, कितनी दूरी से पलटेगा ये नहीं है, फिर वो वैल्यू पुट करके निकालना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, फिर डिफरेंशिएट कर ले यार। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेगा? d2x/dt2, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेगा। पहली बार डिफरेंशिएट करेगा तो ये आएगा तेरा 12t² - 3। अच्छा, कर दें क्या? कर लेते थे। पहली बार डिफरेंशिएट करेगा तो तेरा वेलोसिटी आएगा 12t² - 3। फिर डिफरेंशिएट करेगा इसको तो एक्सेलरेशन आएगा 24t। पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। हाँ, टी तो हमेशा ग्रेटर देन 0, टाइम है ना, टाइम कभी नेगेटिव होता ही नहीं। टाइम पीछे बैक थोड़ी जाती है, हमेशा आगे जाती है। टाइम ट्रैवल नहीं होगा, ना ही पीछे ना ही आगे। ठीक, तो 24t मतलब ये डी/dt पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर सी भी मेरा करेक्ट है, सब सही होने का क्या। द पार्टिकल इज 0.5 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। नहीं, 1 यूनिट है। अच्छा, इसीलिए दोनों ऑप्शन दिया है कि कहीं 0.5 देकर के बच्चा 0.5 ना मार दे। इस आराम से घबराना नहीं, देख लेना भाई, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट। ई, पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक एज एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव। अरे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है भाई, पार्टिकल टर्न बैक किया है t = 0.5 पर। तो ई मेरा गलत है। क्या हो गया? तो मेरा ए बी सी मेरा करेक्ट हो गया। ये ए बी सी डी और ई दोनों गलत है, तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है? मेरा ऑप्शन जो करेक्ट है ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट है। हमको कितना मिल गया? 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लीजिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म, ये मान लेते हैं ए, एंगल ऑफ प्रिज्म डेल्टा मिनिमम रिफ्रैक्टिव एंगल के बराबर है। इसका मतलब डेल्टा मिनिमम जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म कह रहा है क्या होगा। तो डेल्टा मिनिमम के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। ये पता है अपने को कि ऐसा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ठीक है। तो अगर डेल्टा मिनिमम की जगह a पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन a डिवाइडेड बाई साइन a/2। साइन a को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन 2a/2, मतलब 2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन a/2 साइन थीटा। तो ऊपर लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा कट जाएगा, n का मान हो जाएगा 2 कॉस थीटा विच इज a/2। ये मेरा n आ गया। बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है दिया हुआ है अपने को, और रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्शन पॉसिबल के लिए क्या होना चाहिए? अगर रिफ्रैक्शन पॉसिबल होना है तो n साइन a/2 को लेस देन 1 होना चाहिए। n साइन a/2 का n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन a/2 को लेस देन 1 होना चाहिए। n कितना है? 2 cos a/2 पुट कर देते हैं। तो 2 cos a/2 इंटू साइन a/2 शुड लेस देन 1। तो 2 cos थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, मतलब साइन a शुड बी लेस देन 1। तो a को क्या होना चाहिए? a को होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 से लेकर के 90 के बीच में होना चाहिए। तो a अगर 0 है, यहां पुट कर देते हैं। a का मान 0 पुट करें तो n1 जो आएगा वो कितना आएगा? cos 0 हो जाएगा 1। 2 cos 0, 2 इंटू 1, n1 का मान आ गया 2। अगर यहां पर n2 की बात करें, मैक्सिमम या फिर 90 डिग्री एंगल पर बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री, 90/2 45। तो cos 45 1/√2 तो n2 का मान हो गया √2। मतलब n जो है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो √2 से लेकर के 2 के बीच में लाई करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एसएचएम का सवाल है, रीड कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, तो इन दोनों को इलोंगेट किया, इलोंगेट करके छोड़ दिया, तो ये दोनों ऐसे ऐसे अपना एसएचएम करेगा। ठीक है, एसएचएम करेगा, वो सब अपना अलग मैटर है। हमको क्या बोल रहा है, ओमेगा निकालने के लिए। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई एम। आप जानते हैं के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा अंडर रूट के बाई एम। लेकिन यहां क्योंकि दो पार्टिकल सिस्टम है तो m नहीं होगा, वो होगा अंडर रूट के बाई म्यू। ये म्यू क्या है, म्यू है रेड्यूस्ड मास। म्यू क्या होता है, रेड्यूस्ड मास। हम लोग पढ़े हैं ना रेड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट, वही रेड्यूस्ड मास है जो होगा m1 m2 बाई m1 प्लस m2। ये तब यूज करते हैं जब हम लोग कहां से देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहे हैं। क्यों देखते हैं ऐसा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर बैठकर चीजों को देखना आसान हो जाता है, चीजों का मोशन एनालाइज करना आसान हो जाता है। अंडर रूट के बाई म्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई के। कितना है भाई, के है आपका 150, म्यू कितना है निकाल लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू m1 m2 1 इंटू 0.2, 0.2 क्यों, 200 ग्राम है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 1.2, 2/12 1/6 1/6। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 इंटू 6, 15 छक्का 90, 900, 900 का मतलब हो गया 3 तिहाई 9, 30 रेडियन पर सेकंड, जो भी है 30। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट, 30। एरर एंड मेजरमेंट का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइन ही है। रीडिंग ऑब्टेंड किया गया, क्या रीडिंग ऑब्टेंड किया गया, देखा गया -1 कोई भी बॉडी लिया गया, उसको रीड किया गया -1.24 mm। एक दूसरा रीडिंग किया गया 1.25, R3 1.23, R4 1.21। लिस्ट काउंट उस डिवाइस का जिस डिवाइस से मेजर किया गया क्या होगा। लिस्ट काउंट होता क्या है ये समझते हैं। लिस्ट काउंट होता क्या है कि किसी भी बॉडी को मेजर करने पर सबसे मिनिमम वैल्यू कितना मेजर किया जा सकता है। अगर नॉर्मल स्केल ले ले, सेंटीमीटर स्केल, तो आपको दिखेगा कि मिनिमम हम 1 सेंटीमीटर अगर मेजर कर सकते हैं तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 1 सेंटीमीटर। सबसे कम कितना मेजर किया जा सकता है, ठीक। जैसे आप अगर वेइंग मशीन ले ले, अगर उसमें मान लीजिए ग्राम तक 1 ग्राम आपको दिखला रहा है तो मिनिमम 1 ग्राम आप उससे मेजर कर सकते हैं। सोनार के पास जाएंगे तो उसके पास ग्राम में 1 ग्राम आपको एक्स्ट्रा दे देगा, तो आप परेशान हो जाइएगा। आप नहीं परेशान, आप तो खुश हो जाइएगा, सोनार परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो वेइंग मशीन रहता है वो और प्रिसाइज रहता है, उसका लिस्ट काउंट मिलीग्राम से भी कम में रहता है, लेकिन मिलीग्राम पकड़ लेता है, 10⁻³ ग्राम के रेंज का रहता है। तो लिस्ट काउंट सबसे मिनिमम कितना मेजर किया जा सकता है। लॉजिकली कोई भी देख लीजिए, चारों में आपको समझ में आ रहा है कि मिनिमम जो है वो लास्ट वाला, सबके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। तो सबसे कम जो मेजर किया जा सकता है वो मेजर किया जा सकता है 0.01। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 1.21 मेजर किया, 1.23, 1.25, 1.24। तो सबसे कम जो मेजर कर सकते हैं वो यहां पर वाला मेजर कर सकते हैं ना, 0.01। तो 0.01 2 3 नहीं, 3 तो 1 2 3 तब ना आगे बढ़ेंगे 1 2 3। तो मिनिमम जो मेजर कर सकते हैं उससे वो 0.01, जो मिनिमम मेजर कर सकते हैं वही मेरा लिस्ट काउंट होता है, और लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 0.01 001 मत मार देना, ऑप्शन नंबर 1 चेक करके मारना। आसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि हड़बड़ा के खुश होकर के -5 लेके चलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 19 मॉडर्न फिजिक्स के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रश्न है। आप रीड कर लो, रीड कर लेना पॉज करके। फोटोन ऑफ इक्वल एनर्जी, एक लेजर है जिससे फोटॉन्स निकल रहा है, सारी की एनर्जी सेम है, ऐसा लिखा हुआ है। पावर दिया हुआ है लेजर का 6 मिलीवॉट। वेवलेंथ जो निकल रहा है फोटोन का उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, h दिया हुआ है, c दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो पावर होता क्या है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। बढ़िया, मतलब एनर्जी ये बेसिकली दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। इतना जूल 1 सेकेंड में निकल रहा है। तो जो फोटोन निकलता होगा उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, उसकी फोटोन की एनर्जी होगी hc/λ, एक फोटोन की एनर्जी, और इतनी एनर्जी हर सेकंड में निकल रही है। तो अगर इससे हम इस E से डिवाइड दे दें, इस P को E से डिवाइड दे दें, तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, कितना आसान। P कितना है
6 इंटू 10⁻³ बाई HC बाई लेमडा, H 6.63 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁸, लेमडा ऊपर चला जाएगा, भाई लेमडा तो लेमडा ऊपर चला गया, लेमडा कितना दिया हुआ है 663 नैनोमीटर, 663 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर के लिए। अब पॉइंट हटा के दिया तो इंटू 100, 663 663, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 10⁻3, 2 1 9 10 -10 डिवाइडेड बाई 8 26, 10⁻26, 8 6 14 तो 26, 2 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 आराम से देख करके मारेंगे, इसमें देखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि एक ही में 2 दिया हुआ है, बाकी किसी में 2 नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 20 करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, रीड कर लो क्या कह रहा है, ठीक, पॉज करके रीड कर लेना, देख क्या कह रहा है। बोल रहा R1 R2 R3 R4 सब रेजिस्टेंस बराबर है, हम मान लेते हैं कि R के बराबर है। अब हीट किया गया किसको, सिर्फ R3 को। हीट करते देने से क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आप जानते हैं, T माइनस T0 और डेल्टा टी चाहिए चलेगा। ये R3 का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया 10% से, लेकिन अब मतलब कहने का मतलब है कि अब जो रेजिस्टेंस हो गया R3 का, जो R था वो R प्लस 10R/100 हो गया। पहले तो R था, कितने से इंक्रीज कर गया, बाई 10%, तो 10R/100 विच इज 1.1 R हो गया। बढ़िया, ये R3 अब हो चुका है। तो इस समय पूछ रहा है कि VA माइनस VB कितना होगा, तो हम सबको हटा दें, इसको R इसको R इसको R कर दें और इसको 1.1 R कर दें, 1.1 R। और अब पूछ रहा है VA माइनस VB, VA माइनस VB निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस, ये 40 पोटेंशियल है वोल्ट है और ये 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 है और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 40 है। यहां करंट अगर मान ले I1 जा रहा है और यहां I2 जा रहा है, तो आप I1 निकाल सकते हैं, I1 बोल सकते हैं V डिवाइडेड बाई R, R कितना है 2R। उसी प्रकार आप I2 निकाल सकते हैं, I2 क्या हो जाएगा V 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1.1 R प्लस R, मतलब 2.1 R, 1.1 प्लस 1 2.1 R। तो अगर इसका पोटेंशियल VA है और करंट इधर जा रहा है तो 40 हाइयर है और VA लोअर है, तो हम कह सकते हैं 40 माइनस VA, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर नहीं, डेल्टा V इज इक्वल टू I कितना है I1 40/2R इंटू इसके अक्रॉस तो R, तो इसको लिख सकते हैं R कट गया तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। बढ़िया, यहां पर हम लिख सकते हैं 40 माइनस VB इज इक्वल टू I2 कितना है 40/2.1 R इंटू R कितना 1.1 R, बढ़िया, R कट गया तो ये कितना हो गया 40 इंटू 1.1, अच्छा कर लेते हैं ना, 40 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 21, ठीक, छोड़ देते हैं इसको। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2 और 1 में क्या किया जाए, घटा ही दें क्या ना, कर लेते हैं, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस 1 ताकि VA माइनस VB आ जाए, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ VA हो जाएगा और यहाँ VB हो जाएगा और ये 40 कट जाएगा, यहाँ माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये 11 चौका 44, 440 बटा 21 माइनस 20, तो हो जाएगा 440 माइनस 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420 बटा 21, ये हो जाएगा 20/21। 20/21 कहने का मतलब 21 पॉइंट दिया 0, 9 बार में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कटकोट यहाँ चला गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट दिया है 0, 5 बार में चल जाएगा, 9 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5, ठीक है, 0.95, तो कितना आ गया 0.95, ये VA माइनस VB, जो ऑप्शन नंबर 1 है मेरा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा ये करेक्ट। हालांकि अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर लेते हैं और यहाँ 1.1 और 1 को 2.2 लिख देते हैं, 2.2 लिख देते हैं तो गड़बड़ी हो जाता, कोई और ऑप्शन आ जाता आपका, तो जोड़ करके लिखना, एक बच्चे को देखे 1.1 प्लस 1 2.2 कर दिया, हड़बड़ाना नहीं, आराम से बना दे। अगला क्वेश्चन देखिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इंडक्टर का सवाल है, रीड कर लीजिएगा पॉज करके। कह रहा है कि इंडक्टर है जिसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी, कितनी है 16 जूल। उसका जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेट हो रहा है 32 वॉट एनर्जी पर सेकंड, बेसिकली आई स्क्वायर आर हीट दिया हुआ है, ठीक है। IRMS दिया हुआ है 2 एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। हमसे पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पहले यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये जो एनर्जी डिसिपेटेड दिया हुआ है ये होगा आई स्क्वायर आर, एक सेकंड कर देते तो टी इंटू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 32। आई कौन सा, IRMS 2, तो 4 इंटू आर इज इक्वल टू 32, विच मीन्स आर इज इक्वल टू 8 ओम। रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 8 ओम आ गया। बहुत बढ़िया, आर की वैल्यू आ गई। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है, उसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होता है। एक्सेल होता है ओमेगा एल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई। तो हम ओमेगा के बारे में बोल सकते हैं 2 पाई एफ, मतलब एक्सेल जो हो जाएगा हमारा, वो एक्सेल हो जाएगा 2 पाई एफ एल। 2 पाई पता है, एफ पता है, एल निकालना है। एल के लिए एनर्जी इन द इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। आई कौन सा, IRMS। तो हाफ एल का एल लिखते हैं, आई स्क्वायर 2 दूनी 4, और यहां कितना है 16, 2 दूनी 4, 2 8 16। एल की वैल्यू आ गई 8 हेनरी। एल की यूनिट होती है, इंडक्टेंस की यूनिट होती है क्या, हेनरी। अब एक्सेल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्सेल है 2 पाई, पाई 3.14, 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू एफ एल कितना 8 है, तो 50 गुना 100, 314 गुना 8, ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि कट जाएगा। अब एक्सेल बाई आर पूछ रहा है, तो एक्सेल बाई आर अगर कर दें, ये एक्सेल आ गया हमारा, एक्सेल बाई आर कर दें, बाई आर कर दें, तो आर की वैल्यू है 8, 8 8 कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 314। तो मार देंगे 314 और आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, थर्मोडायनामिक्स का सवाल है, रीड कर लीजिए। ये तो बहुत आसान सवाल है। बोल रहा है वर्क डन, एक पीवी, पॉज करके रीड कर लीजिएगा। एक पीवी कर्व दिया हुआ है और बोल रहा है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। पहले ये समझे कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा और उसका पीवी कर्व दिया रहेगा, तो उसका वर्क डन होता है एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व कितना एरिया इनक्लोज्ड कर रही है। अगर सर्कुलर है तो सर्कल वाला एरिया, अगर इलिप्टिकल है तो इलिप्स का एरिया, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला एरिया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल वाला एरिया, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर का एरिया। तो ये ट्रायंगल के अंदर का एरिया चाहिए। यूनिट देख लेते हैं, जूल में पूछ रहा है, प्रेशर दिया हुआ है पास्कल में, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, अपना जूल में आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम होना चाहिए। बेस कितना है 2 5, हड़बड़ाएंगे नहीं, 2 5 3, हाफ इनटू 3, क्योंकि ये नंबर देकर के जाएगा, इसलिए हड़बड़ाएंगे नहीं। हाइट कितना है 100, 300, 200, 200, 2 एकम 2 0 0, 300 जूल, मारेंगे 300, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, YDSC का सवाल है। बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल से सवाल है। क्या कह रहा है, कुछ पॉज करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एक YDSC सेटअप बना लेते हैं। ये YDSC सेटअप है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा जो आप वेवलेंथ डालेंगे सारे का सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पर बनेगा। अब बाइक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, बाइक्रोमेटिक कहने का मतलब 2 वेवलेंथ है उसके पास। अब इसका सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पर बनेगा, इसका भी सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पर बनेगा, लेकिन इसका मैक्सिमा कहीं और पर बनेगा और इसका मैक्सिमा कहीं और पर बनेगा। बट ऐसा होगा कि मैक्सिमा बनते 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 कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इन दोनों का लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का दोनों का मैक्सिमा कॉन्साइड करेगा पहली बार। जब पहली बार कॉन्साइड करेगा वही y निकालना है अपने को, y मिनिमम निकालना है, जहां पर दोनों का ब्राइट कॉन्साइड करे, दोनों का मैक्सिमा कॉन्साइड करे। हम मान लेते हैं इसका n कॉन्साइड करेगा, इसका m कॉन्साइड करेगा। nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कॉन्साइड विद nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2, तो क्या कहेंगे, n लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये बीटा 1 है, फ्रिंज विथ ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू m लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये बीटा 2 है, फ्रिंज विथ ऑफ लैम्डा 2, कैपिटल D स्मॉल d कैपिटल D स्मॉल d, लैम्डा 1 लैम्डा 2 नैनोमीटर में ही पुट कर लेते हैं, तो n इंटू 650, नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू 550, 0 0 एक 5 से कटेगा ना, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5 एकम 5,
n बराबर n बाई एम इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 13। इसे क्या समझ में आ रहा है? और तो कटेगा नहीं, अगर और कटेगा तो और काटेंगे जब तक मिनिमम, क्योंकि मिनिमम कह रहा है ना, अब और कटेगा नहीं, पॉइंट में नहीं रखेंगे, ठीक है, हमेशा किस में रखेंगे? रेशनल नंबर में रखेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में रखेंगे। 11 और 13 है, 11 और 13 है, तो n11 मतलब इसका 11th मैक्सिमा इसके 13th मैक्सिमा से कॉन्साइड करेगा, पहली बार है। दूसरी बार क्या होगा? इसका 22nd मैक्सिमा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, इसका 26th मैक्सिमा कॉन्साइड करेगा, ठीक। मिनिमम निकालना है, इसलिए इसका 11th निकालना है या इसका 13th निकालना है। चलो इसका 11th निकाल लेते हैं, लैम्डा 1 का। तो y मिनिमम हो जाएगा n विच इज 11, लैम्डा 1 650, कैपिटल D, ठीक है, यूनिट पुट करेंगे इंटू 10⁻⁹। किसे पुट कर पूछ रहा है? मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर में रखेंगे। n लैम्डा 1 कैपिटल D किस में है? मीटर में है, 1.2 मीटर डिवाइडेड बाई स्मॉल d कितना है? 2 mm है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर, 3 6 1 0 5 -5 आ गया मेरा। ये वाला -5 वाले को हम छोड़ देते हैं यहीं पर, तो यहीं रहे, बाकी सबको काम करते हैं। पॉइंट हटाया, बाई 10, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 15, 11 3 33 मल्टीप्लाइड बाई 30 इंटू 10⁻⁵ भी होगा, लेकिन छोड़ भी सकते हैं इसको, वो तो सिर्फ मेरे को ये वैल्यू निकालना है। 33 इंटू 13 जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगी। 3 3 9, 3 3 9, 1 3 3, 1 3 3 9, 9 10 11 12 के 2 हाथ में रहा 1 3 1 4, 429 मीटर, 429 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 रीड कर लीजिए आराम से, पॉज करके रीड कर लीजिए। रोटेशन का सवाल है और थोड़ा सा एनर्जी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है क्या? कि एक फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील कहने का मतलब होता है डिस्क, ठीक है, डिस्क के ऊपर रस्सी बाउंडेड है, रस्सी मासलेस है, ये भी हमारा मासलेस है जो डिस्क है, ठीक है, डिस्क नहीं जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, व्हील एक एक्सिस होगा ना, व्हील है, उसके ऊपर रस्सी बाउंडेड है और ये ब्लॉक एक लगा हुआ है। ब्लॉक को रिलीज किया गया यहाँ से, वो आता है नीचे कितना है? 3 मीटर। जब ये नीचे आएगा तो ये चक्का घूमेगा, क्योंकि रस्सी बाउंडेड है ना, तो वो घूमेगा, तभी ये नीचे आएगा तो वो घूमेगा ना, ठीक। तो बोल रहा है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा है लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, हमको बोल रहा है वो निकालने के लिए, जो कि होगा ½I⍵², ये निकालने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब रस्सी, ये ब्लॉक नीचे आएगा, रस्सी नीचे आएगी तो ये घूमेगा, और रस्सी इनएक्सटेंसिबल होती है, ना, उसका तो एक्सटेंड होगा नहीं, तो यहां पर प्योर रोलिंग होगा। प्योर रोलिंग कहने का मतलब है V = R⍵। अब यहां पर एनर्जी लिख देते हैं, ये इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल एनर्जी है। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है? रिलीज किया गया 0, इसको रेफरेंस लेवल हम 0 मान ले रहे हैं। रेफरेंस लेवल 0 किसके लिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल हम 0 मान ले रहे हैं। तो अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है? इसकी भी 0, इसकी भी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? mgh, g का मान दे रखा है 10 लेने के लिए, h3 इज इक्वल टू फाइनली इसके पास स्पीड आ जाएगा v और इसके पास आ जाएगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा ½mv² प्लस ½I⍵²। वैल्यू सारा पुट करेंगे, 3 3 अच्छा इसको ऐसे रखते हैं ना ताकि कट जाए, 3 × 10 × 3 इज इक्वल टू, क्योंकि कटेगा, 3/2 v² प्लस ½ I हो जाएगा mr²/2, m कितना है? 3, r²/2 इंटू ω² v²/r²। r ऐसे रखा क्योंकि कट जाना है, 3 3 3 चला गया और कुछ नहीं जाएगा। पढ़िए, 30 इज इक्वल टू v²/2 प्लस v²/4, 3v²/4, 3 10 30, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू √40 मीटर पर सेकंड, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब इसकी एनर्जी निकालना है, इसकी एनर्जी ½I⍵²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील विच इज ऑफ कोर्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील इज ½ I⍵², I इज mr²/2, ओमेगा इज v²/r², तो r² चला गया, ये हो गया mv²/4। पुट कर लीजिए, m है 3, v² है 40, v² है 40 बाई 3, 3 3 कट गया, कितना आ गया? 40 जूल। आंसर हो गया 40। न्यूमेरिकल बहुत आसान है इस पेपर में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
आइए, साउंड वेव के बीट फ्रीक्वेंसी का सवाल है, आराम से रीड कर लीजिए। दे रखा है 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, एफ ए एफ बी हमने मान लिया है, वैसे एफ बी गिवन है 380 हर्ट्ज। ये दोनों जब वाइब्रेट करता है तो 8 बीट्स इन 2 सेकेंड। 8 बीट्स इन 2 सेकेंड कहने का मतलब हो गया 4 बीट्स इन 1 सेकेंड, एंड दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी होता क्या था? बेसिक सा चीज है बीट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एफ ए माइनस एफ बी का मॉड इज इक्वल टू 4। अच्छा, अगर 380 पुट कर दें तो क्या हो सकता है? पॉसिबल क्या हो सकता है? एफ ए का मान या तो एफ ए 384 हो जाए, या फिर एफ ए कितना हो जाए? 384 ना होकर के 376 हो जाए। 376 3 सही कह रहे हैं ना? 376 माइनस 384, माइनस 4 तो मॉड आ जाएगा, तो 4। 384 माइनस 380 तो 4। बढ़िया, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये गारंटीड। दूसरा क्या दे रखा है उसी क्वेश्चन में कि अगर इसको वैक्स्ड कर दिया जाए तब तब 4 बीट्स इन 2 सेकेंड, मतलब अब जो बीट फ्रीक्वेंसी हो गई वो 2 बीट्स पर सेकेंड हो गई। 2 बीट्स हो गई ना? वैक्स से होता क्या है? वैक्स करने का मतलब हुआ कि उसके ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं, उस प्रॉन्ग्स के ऊपर आपने वैक्स लगा दिया है, मोम लगा दिया है। मोम लगाने से क्या होगा कि अब जो वाइब्रेट करेगा वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। जब हिट करेंगे और वाइब्रेट करेगा तो धीरे धीरे करेगा, इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो वैक्सिंग करने से बीट फ्रीक्वेंसी घट जाती है। फाइलिंग होता है, फाइलिंग छीलना। फाइलिंग अगर कीजिएगा तो उससे प्रॉन्ग्स पतले होंगे, उसकी इसको जो है ना ऐसा वाला ये चीज, इसको प्रॉन्ग्स कहते हैं। इसको जब हिट करेंगे तो और तेजी में वाइब्रेट होंगे, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। वैक्सिंग से हुआ क्या है? अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ बोले तो एफ डिक्रीज कर गई है, एफ इज लेस देन एफ ए, घट गई। तो अब जो फ्रीक्वेंसी हो गई एफ माइनस एफ ए का मॉड, ये हो गया है 2। अब सोचिए एफ ए नहीं, सॉरी एफ बी, एफ बी की जगह हम पुट कर दे डायरेक्ट क्या? 380। हाँ पुट कर सकते हैं सर, 380। अब अगर f को 384 अगर हम लें, ये f को f लाना है, fa से f लाना है, तो अगर fa को 384 लें तो डिक्रीज करके 384 लाया जा सकता है, मतलब f इतना लाया जा सकता है कि सब्सट्रैक्शन 2 हो जाए। हाँ लाया जा सकता है। 384 से घटा करके कितना ले आया जाए? या तो 382 ले आया जाए, या और घटा करके 378 ले आया जाए। 378 माइनस 382, 382 माइनस 382, क्योंकि मॉड है, ठीक है। क्या 376 अगर होगा तो क्या ये पॉसिबल है? अगर इस 376 होगा तो वैक्स किए तो घट रहा है, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे? 375 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अरे 5 आ रहा है, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यहां तो दे रखा है 2 ही, इसका मतलब जो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? 384 मेरा करेक्ट है। तो 384 मारेंगे, 4 नंबर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये था लास्ट क्वेश्चन अपना 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। एक एक क्वेश्चन, एक एक पेपर का जनवरी शिफ्ट का हम लोगों ने बनाया है। धैर्य रख करके सारे पेपर को बनाइए, बनाने के बाद सारे क्वेश्चंस को देखिए, अप्रोच बिल्डअप कीजिए कि कैसे अटेम्प्ट लेना है पेपर को, कहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करना था, क्या माइंड लगाना था, क्या गेम चल रहा है। ठीक, जब कंप्लीट हो जाए आपका 10 पेपर तो लास्ट टाइम में जब 10 दिन बाकी होगा, 8 दिन बाकी होगा, बैठ करके कुछ नहीं, लेटे हुए हैं चला करके एक एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 10 एक एक क्वेश्चन को बैठ करके देख लेना। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो इनबिल्ड रिवीजन है वो जाकर के फिर से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठ करके देखो, लेटा हुआ है, लेट करके देख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे तुम्हारा पूरा एक बार रिकैप हो जाएगा फिर से, और रिवीजन बिल्डअप हो जाएगा। फिर फॉर्मूला नोट पढ़ना और जाके एग्जाम देना, गारंटीड है 80+ मार्क्स आएगा। बस एफर्ट लगा करके दो, कॉन्फिडेंट रखो, बढ़िया से पढ़ो, मेहनत करो, सारे क्वेश्चंस को बनाओ, गारंटीड है कि 80+ मार्क्स आना चाहिए। बस कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है। चलिए, सबको ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।